नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गेम चेंजर योजना को लेकर सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की डिजिटल युग की मुख्यधारा में लाने की दिशा में इस पहल से शासन प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और नागरिकों तक संवाद और सेवाओं के वितरण के तरीके में भी क्रांतिकारी बदलाव हो सकेगा। साथ ही कहा कि इस प्लेटफॉर्म को सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल उत्तराखंड के एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सेवाओं की सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तय रोडमैप के अनुसार प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से राज्य भर के हालातों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 4 जिले रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। सभी डीएम को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जहां जहां सड़कें बंद हुई हैं उन्हें तुरंत खुलाया जा रहा है। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार रात भर की बारिश में घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भर जाता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और जनता को मिलकर तत्परता दिखानी होगी। अभी मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहां जहां सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहां नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इस काम में जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रोत्साहित किया जाए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत संचालित गेम चेंजर योजनाओं का जिक्र कर ले तो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, ग्रोथ सेंटर योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना की प्रगति के विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधन बढ़ाने के साथ ही रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है। साथ ही कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम को मजबूत किया जाए और उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर दोनों दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और दमखम से अपने प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति भी बना रही है। प्रदेश में सत्तासीन पार्टी भाजपा भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। भाजपा विधायक की माने तो अधिकांश जगह से भाजपा के समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होकर आ रहे हैं। कांग्रेस बेबुनियाद आरोप सरकार पर लगा रही थी, जबकि अभी भी लगातार भाजपा पंचायत में भी तबादले की दलबल की अग्रसर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं
कांग्रेस भी लगा रही बेबुनियाद आरोप। देखिए, जिस प्रकार से अभी तक जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपने देखा बहुत सारे लोग हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और जिस प्रकार कांग्रेस ने हमको आरोपित किया है कि सरकार जबरन निर्विरोध घोषित करवा रही है, इस तरह के आरोप है, उससे ये लगता है कि परिणाम भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, जिस तरह से फीलर्स आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक पवन सेमवाल का एक गीत पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी कुछ टिप्पणियां की गई हैं। इस गीत को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वह इस पर भाजपा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट और राजनीतिक विरोधी तत्व सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार के विकास कार्यों की गूंज है। उत्तराखंड के जन जन में धामी सरकार के विकास कार्यों के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग, कुछ विरोधी लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से सरकार के विकास कार्यों के बदौलत उत्तराखंड राज्य देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, मुझे लगता है विरोधी लोग इस कारण घबराहट में हैं, हताश हैं और निराश हैं, इसलिए इस तरह का प्रपंच वो रच रहे हैं। सीएम धामी के निर्णय के बाद इस बार मानसून सत्र जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने का फैसला किया गया है, जिसको लेकर हरीश रावत ने कहा है कि अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती है तो उसको स्थायी राजनीति बनाएंगे। इसको लेकर बीजेपी विधायक ने हरीश रावत को जवाब देते हुए कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, उसे भाजपा सरकार ने पूरा किया और आगे भी बढ़ चढ़ करके गैरसैंण पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री जी का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अस्थायी राजधानी बनाने का जो निर्णय लिया था उस समय वो पूरा किया, अपना वादा पूरा किया और आगे भी बढ़ चढ़ करके जिस तरह से गैरसैंण की ओर विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी का जाता है और तमाम वहां पर जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया गया है और सत्र इस समय गैरसैंण में हो रहा है। आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। में विभिन्न अनुभागों में कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से बांटने की नई व्यवस्था की जा रही है। सचिवालय में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कक्ष आवंटन को अब मारामारी की स्थिति नहीं रहेगी। कर्मचारियों को जर्जर कमरों में काम नहीं करना होगा। इसके लिए सचिवालय में विश्वकर्मा भवन के पास 6 मंजिला भवन निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि सचिवालय संघ के प्रयासों से नए भवन के लिए वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील अखेड़ा ने कहा है कि सचिवालय में कई अनुभागों की स्थिति बेहद जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और इन जर्जर और अस्त व्यस्त भवनों के स्थान पर कर्मचारियों को बेहतर स्थान उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। सचिवालय संघ की इस मांग पर कार्रवाई करते हुए नए 6 मंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी देकर मांग को पूरा कर दिया गया है। इस बार जब से सदन संघ गठन हुआ है तो सीसीएल जो एक बार समाप्त हो गया था महिलाओं के लिए, वो हमारे सचिवालय संघ की मांग से तो सीसीएल का जो पुनः उसको सुविधा प्रदान की गई। अब पहले ये था कि एक साल में तो कोई वेतन नहीं कटेगा, एक साल बाद वेतन कटना था। हमने उस आदेश को संशोधित करा के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार वो मांग पूरी की गई। उससे पूरे प्रदेश में फायदा हुआ है। यहाँ पे एक हमारे जो कार्यालय है, हमारे जो अनुभाग है, बैठने वेस्टर्न,
काफी कमी है, दिक्कतें थी। तो हमने इसमें सभी ने पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अपने घोषणा के अनुरूप 6 मंजिला बहुमंजिला भवन, ये आपका विश्वकर्मा बिल्डिंग के बगल में है, जिसमें सब जो हमारा बैठने की सुविधाएं हैं कार्यालयों अनुवाद की पूरी हो जाएंगी। उसके लिए हमने स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने फिजियोथेरेपी सेंटर की यहाँ पे स्थापना की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राकेश थापरियाल द्वारा गैरसैंण पर बीते दिनों राजनीतिक दलों को फटकार लगाई गई थी, जिस पर सत्ता पक्ष ने अपने विभिन्न तर्क दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये फटकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी सरकार को भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने टेंट में गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराया था और आज वहां पर 8,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बनकर खड़ी है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़ी कर दी गई। साथ ही धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में गैरसैंण के लिए कुछ नहीं किया है। उनका वक्तव्य है जो उन्होंने पीठ पर बैठ करके जो टिप्पणी करी है, इन टोटलिटी हमको उसको देखना चाहिए, संपूर्णता पे हमें देखना चाहिए। उन्होंने केवल एक पार्टी को या एक सरकार को उस पर दोषी नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाया। राजधानी 25 वर्षों में हम तय नहीं कर पाए कि कहां होगी, और गैरसैंण के नाम पर जो फुटबॉल चल रही है, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में, उसके बारे में उन्होंने नाराजगी प्रकट करी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या आपने जनता को मूर्ख समझा हुआ है? अगर गैरसैंण राजधानी होती तो गैरसैंण राजधानी होने के बाद इस प्रदेश के पहाड़ी गांव में, दूर दराज के इलाकों में अस्पताल होते, स्कूल होते, सड़कें होती, विकास होता। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं ईडी ने जमीन से जुड़े एक मामले में हरक सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर हरक सिंह रावत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जो है तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, इसलिए बदले की भावना से सरकार इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि हरक सिंह का राजनीतिक में संन्यास लेना पहली बार नहीं है, पहले भी उन्होंने धारी दवे से कसम खाकर इस तरह के कृत्य कर चुके हैं। आदरणीय हरक सिंह रावत जी जब भी उन पे कोई आरोप लगते हैं, वो आरोप की जब जांच चलती रहती है तो इस तरह के बातें वो करते रहते हैं कि मेरे पे अगर कोई आरोप साबित हो गया तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन जो उनका मामला जो चल रहा है, जिस मामले वो बात कर रहे हैं, वो मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के द्वारा जो भी कार्रवाई चल रही है, अगर उनको डर नहीं है किसी बात का, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है उनको जांच एजेंसी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर उनको कहीं उनके द्वारा गड़बड़ की गई है तो इसलिए इस तरह के बयान वो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए देते रहते हैं। इस प्रदेश की जनता के बीच में कहना चाहता हूं, देश के जनता के बीच में कहना चाहता हूं कि 99.9% नहीं, अगर हरक सिंह रावत इसमें 0.1% दोषी मिल गया तो हरक सिंह राजनीति से संन्यास लेगा, सार्वजनिक से संन्यास ले लेगा। लेकिन हरक सिंह अगर सही है तो जो तुम मानसिक उत्पीड़न में रखा था, क्या उस ईडी के डायरेक्टर नवीन कुमार के खिलाफ, क्या राजीव जैन के खिलाफ जो डिप्टी डायरेक्टर है, क्या अभय कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे केस का है, क्या उपाध्याय इंस्पेक्टर, क्या 420 उन धारों में उनको वो सजा मिलेगी जो मेरा पिछले 1 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें।
अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरीराई ग्राम सभा से प्रधान पद प्रत्याशी प्रीति सरदार की मतदाताओं ने लड्डू से तोलते हुए प्रीति सरदार को भारी मतों से जिताने का वादा किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है, तो वही अब आपको बताते चले कि प्रचार थम जाएगा। पार्टी ने मतदाता रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो वही अब प्रत्याशी प्रीति सरदार पत्नी पंकज सरदार को मतदाताओं से लड्डू से तोलते हुए भारी मतों से जीत के लिए वादा किया है। जनता से मेरी अपील ये है कि 24 तारीख को अनाज की बाली पे अधिक से अधिक मतदान करें और प्रीति सरदार मेरी धर्मपत्नी को भारी बहुमतों से विजय बनाए। मेरी जनता से जो मैंने ये वो चुनावी घोषणा पत्र मैंने जारी किया था, जिसमें पहला नंबर है एक मेरे ग्राम सभा को फ्री एम्बुलेंस दिया जाएगा जो हर निःशुल्क चलेगा, मतलब, और हर गांव में, हर मुसलमान गांव जो हमारे हैं, जो हिंदू गांव जो हमारे हैं, वहाँ पे कुछ शमशान घाट का उच्चीकरण किया जाएगा और कब्रिस्तान का उच्चीकरण किया जाएगा। और जो रास्ते, नाली, खड़मजा, ये सब तो सरकारी योजना के तहत जो आता है, ये सब तो करेंगे ही करेंगे। साथ में ये सब काम भी होगा। हमारे जो ग्राम पंचायत में एक निःशुल्क CSC सेंटर खोला जाएगा। खाली उद्देश्य जीतना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है सबका सेवा करना, सबका काम करना। और मेरे पति समाज से जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और सेवा का हमें लाभ मिल रहा है। जीतने के बाद क्षेत्र की विकास करूँ। और आगे बढ़ेंगे, जहां स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच द्वारा अल्मोड़ा जिले में स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान चलाया जाएगा। आगामी 10 अगस्त को इस अभियान का शंखनाद होगा और ऐसे में अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख और अभियान के सह समन्वयक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि देश के स्थानीय बाजार आज आर्थिक मंदी की हालात से गुजर रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। प्रदेश में उद्यमिता आयोग बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा, ताकि युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सके। हमने एक तो स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन भारत अभियान जो शुरू किया है, स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान 12 जून को दिल्ली से यह अभियान शुरू हुआ है। दिल्ली के अंदर 200 से अधिक संगठनों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। सभी संगठनों ने तय करा कि हम लोग पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाएंगे, स्वदेशी को लेकर समाज के अंदर बड़ा जन जागरण। और इसके लिए सरकार से भी हमने मांग की है कि सरकार अपनी नीतियों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करे। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब स्वदेशी के मार्ग पर सरकार चलेगी, स्वदेशी के आधार पर नीतियां बनाएगी। अन्यथा भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, विदेशी नीतियों पर तो नहीं बन पाएगा।
दूसरा, हमने स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया है। और आगे बढ़ेंगे। 24 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे होने वाले हैं और ऐसे में तारीख पास आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आपको बता दें कि विकासखंड ओखी मठ के अंतर्गत वार्ड सदस्यों से लेकर जिला पंचायत सदस्य के लिए 231 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। मुख्य बाजारों से लेकर के गांव की गलियों तक चुनाव चरम पर पहुंच गया है और इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभावने वादे देकर अपने पक्ष में करने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अब बाजारों से लेकर गांव के चौपालों तक जोरों पर है। और वहीं राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने साफ किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तारीखों में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत के चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या फिर अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वो मतदान की तिथियों को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न रहें। नमस्कार, मैं राहुल कुमार गोयल, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग। आप सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी उम्मीदवारों को ये अवगत कराना चाहूंगा कि आज जो सोशल मीडिया में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अथवा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1952 दिनांक 20 जुलाई 2025 के बारे में, उसके संबंध में मैं एक क्लैरिफिकेशन और एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो है आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूं। सबसे पहली चीज, ये पत्र जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है और ये पत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों की निर्वाचन नियमावली 94 और उत्तराखंड में जो हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 94। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बीच एक बार फिर ग्रीष्मकालीन गैरसैंण का मुद्दा गर्मा गया है। गैरसैंण को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भाजपा ने किया है। गैरसैंण के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और यही बात न्यायालय पर टिप्पणी करने की तो भाजपा का काम नहीं है, विपक्ष का काम संवैधानिक संस्थानों पर टिप्पणी कर राजनीति करने का काम है। देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये पूरा प्रदेश जानता है। गैरसैंण में किस प्रकार से बेहतर इंफ्रा हो, किस प्रकार से गैरसैंण को राजधानी के लिए मुफीद बनाया जाए, इस पर हमारी सरकार बखूबी काम कर रही है। और रही न्यायालय की टिप्पणी की बात, तो माननीय न्यायाधीश हैं, वो सुनवाई के दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं वो न्यायालय के एक न्यायाधीश के ज्यूरिडिक्शन का विषय है, न्यायालय के अंदर चलने वाली बहस और उसका विषय है। न्यायालय पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणियां करती है, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो चाहे न्यायालय हो चाहे अन्य संस्थाएं हो, कांग्रेस का काम है कि जो संवैधानिक संस्था है उन पर टिप्पणी कर कर, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता हमारे साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।